स्टडी हिमाचल की कंप्यूटर अवेयरनेस सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के द्वारा 1160 वैकेंसी जूनियर ऑफिस आईटी की निकाली गई है। तो दोस्तों, ये बहुत खुशी की बात है। आप +2 पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास +2 का सर्टिफिकेट नहीं है, 10th पास है और आपके पास किसी भी तरह का कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, ये सर्टिफिकेट या जो भी है वो आपको किसी भी ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश का ही चाहिए। हिमाचल प्रदेश ये नहीं कि ये किसी पंजाब हरियाणा राज्य से भी की है। बेशक +2 बोर्ड किया हो, 10th बोर्ड किया हो, उसके साथ डिप्लोमा तो वो भी चलेगा। बस आपके पास ये जो सर्टिफिकेट है ये होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की डिस्कस करेंगे आज। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी और प्रॉपर वे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने अंदर ही एक मोटिवेशन लानी होगी कि आज इस बार हमने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट बनना ही है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है और इजी जो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो मेरिट है हाई भी नहीं जाएगी। तो आपको एक जुनून अंदर से आज ही लेके आना होगा पॉजिटिव थॉट के साथ। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको डेली क्विजेज लगा सकते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के। हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आप पिछला पेपर उठा के देख लीजिए, बेशक वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी जीओए का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था, ठीक है, 2018 में शायद हुआ था, उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप मान के चलिए HPSSC में इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन है। दोस्तों, पहले बात करते हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होते क्या हैं। दोस्तों, जैसे जैसे कंप्यूटर डेवलप होते हैं उनकी मेमोरी साइज़ और स्पीड एक्यूरेसी में भी चेंज आते गए। जैसे जैसे कंप्यूटर डेवलप हुए उसी तरह से जो इसकी मेमोरी है, साइज है, स्पीड है, एक्यूरेसी में भी चेंज आते रहे। जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो उसके बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। मतलब कि जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसे भी पाँच चीज़ों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। करैक्टरिस्टिक्स है उसकी 5 जनरेशन की, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 5 जनरेशन है, जैसे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सभी हम डीपली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का कब से कब तक इनका यूज़ हुआ। दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो यूज़ हुआ 1942 से 1955 के बीच में हुआ। दोस्तों, ये अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है अलग अलग बुक्स में। जब आपको पेपर में बैठेंगे, जब आप MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे, MCQ टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे, तो उसमें जो डिफरेंस होगा जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का दिया होगा उन्होंने आंसर के लिए, तो बहुत ज़्यादा गैप होगा। ऐसा नहीं 1940 से 1955 नहीं, एक 142 155 दिया होगा तो दूसरा 160 से 170 दिया होगा, क्योंकि प्रॉपर पता नहीं है, मेंशन नहीं है आज तक कि 1942 और 1955 में ये यूज़ हुए थे कि नहीं और 1942 में डेवलप हुए थे कि नहीं। कहीं कहीं पे आपको ये 1940 से लेके 1956 तक भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपने प्रॉपर लगभग इतना याद रखना है कि 1942 से 1955 के बीच में ये यूज़ हुए। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, जो सर्किट यूज़ किया गया जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, वो यूज़ किया गया दोस्तों वैक्यूम ट्यूब्स। अब वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते हैं, कुछ इस तरह से इसका मैं आपको बता दूं, कुछ इस तरह से इसका क्या है डायग्राम आपको शो हो रहा है। अब वैक्यूम ट्यूब क्या होते थे, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ग्लास लाइक स्ट्रक्चर। किस तरह का, जिसके ट्यूबिक लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं या ग्लास लाइक स्ट्रक्चर। इसका क्या होता था, इसका क्या होता था, ग्लास लाइक स्ट्रक्चर होता था वैक्यूम ट्यूब का। जो वैक्यूम ट्यूब होती था, इसके अंदर क्या होता था, वैक्यूम एयर अंदर ना जा सके, जो एयर होती है, ठीक है, इसके अंदर ना जा सके, इसमें एक वैक्यूम क्रिएट किए जाते थे। मतलब कि जो इसके अंदर जो सर्किट है, ठीक है, इसमें सर्किट डाला जाता था वैक्यूम क्रिएट करके, जिससे इसके अंदर एयर ना जा सके, जिसके कारण इसके अंदर मॉइस्चर ना आ सके और ये जो वैक्यूम ट्यूब है ज़्यादा दिनों तक चल सके। वैक्यूम क्रिएट करके इसके अंदर क्या डाला जाता थे, सर्किट डाले जाते थे, जिससे एयर को मतलब कि बाहर निकाल के इसके अंदर सर्किट डाले जाते हैं, जिससे इससे मॉइस्चर, नमी ना बने रहे। ठीक है, इसमें से मॉइस्चर निकाल दिया जाता था और जिससे क्या होता है, जो सर्किट है वो ज़्यादा दिन तक चलते थे।
आगे बात करें, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। दोस्तों इसमें जो स्टोरेज डिवाइस यूज़ की जाती थी उसका नाम होता था मैग्नेटिक ड्रम्स। जो इसकी प्रोसेसिंग स्पीड होती थी लगभग 300 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होती थी। अब देखिए स्टोरेज कैपेसिटी, जहाँ पे किसी डाटा को स्टोर किया जाता था, पर इसमें बहुत ही कम डाटा, आजकल तो टेराबाइट में हार्ड डिस्क आ रही, इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी थी बहुत ही कम होती थी। कितनी होती थी उसके बारे में भी देखेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। जो स्टोरेज कैपेसिटी याद करना है, क्या यूज़ की जाती है स्टोरेज डिवाइस, वो है मैग्नेटिक ड्रम। आजकल हार्ड डिस्क का ज़माना है, ठीक है, तब मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया जाता था। और इसमें स्पीड होती थी जो भी कंप्यूटर की 300 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होती थी। ये होते थे जो दीज कंप्यूटर फिजिकली क्या होते थे, ये लार्ज इन साइज थे, जिसके कारण इसको लार्ज रूम फॉर इंस्टॉलेशन, बड़ा रूम चाहिए होता था इंस्टॉलेशन के लिए। आजकल तो छोटे छोटे पीसी आ रहे हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किसके लिए किया जाता था, स्टोरेज, मेमोरी के लिए, स्टोरेज के लिए। और जो ये जो कंप्यूटर होते थे प्रोड्यूस करते थे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यू टू लार्ज कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितना बड़ा इसका हीट प्रोड्यूस करते थे उतनी ही बिजली भी खींचते थे। और इसको मेंटेन करने के लिए एयर कंडीशन की बहुत ज़रूरत होती थी। विदाउट एयर कंडीशन ये कंप्यूटर ख़राब हो जाते, एयर कंडीशन भी चाहिए होते थे। और इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ होता था वो होती मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। जिस तरह से आज कल हम C++ यूज़ करते हैं, उसी तरह से इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, वो थी मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज का यूज़। और इसमें जो मेमोरी कैपेसिटी थी 20 KB थी। इसका मतलब कि इसमें जो प्रोग्राम रन होता था उसको भी हम सेव नहीं कर पाते थे, बहुत मेमोरी कैपेसिटी बहुत कम थी। और जो एग्जाम्पल है इसका यूनिवैक है, मतलब कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड एनीवैक, एब्रीवेशन भी याद रखनी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर्स के क्या है एग्जाम्पल है। मार्क 1 कंप्यूटर इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इस तरह के कुछ कंप्यूटर आए थे जो आपको मैंने एग्जाम्पल बताया, और याद रखना है ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का यूज़ कब से कब तक हुआ। तो जो दोस्तों जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का यूज़ हुआ 1955 से 1964। फिर से बता रहा हूँ, कहीं में आपको 1956 से लेके कई बुक में 1963 में भी देखने को मिल सकता है। बट जब MCQ में आएंगे, बहुत दूर दूर आएंगे, तो आपको पता लग जाएगा अप्रोक्सीमेटली आपने 1955 1964 तो याद रखना ही है। इसमें क्या यूज़ होते थे, जो सर्किट यूज़ होता था उसमें क्या होता है, ट्रांजिस्टर का यूज़ होता था, जिसमें क्या लगा होता था, सेमीकंडक्टर लगे होते थे। दोस्तों इस तरह से कुछ होते थे, ये जो ट्रांजिस्टर होते थे और ये सेमीकंडक्टर लगे होते थे। सेमीकंडक्टर का तो आपको पता होगा क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये टाइम पीरियड जो आपको दिख रहा है ये अलग अलग हो सकता है, मैंने बार बार आपको बोला है। अब इसके बारे में बात करें तो ये किसके बने होते हैं, ट्रांजिस्टर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर के बने होते थे। जो इसमें भी प्रोसेसिंग स्पीड थी सेम एज यूजुअल, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी 300 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, लगभग उतनी ही थी। और जो इसकी साइज़ था 1/4 था एज कम्पेयर टू साइज जो था ट्रांजिस्टर यूज़ होने के बाद, इसका जो कंप्यूटर का साइज़ था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से 1/4 हो गया। ये भी आपको याद रखना है। इसमें जो स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाने लगा, जो स्टोरेज के लिए यूज़ होने लगी, वो यूज़ होने लगे मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ होने लगा। स्टोरेज जो भी डाटा को स्टोर करने के लिए किसका यूज़ होने लगा, मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ होने लगा। और इसमें जो लैंग्वेज का यूज़ होती थी वो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ होता था। और जो है हार्डवेयर फेलियर का, जो हार्डवेयर फेलियर हो जाते हैं कहीं कभार, इसमें बहुत कम चांसेस से एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और जो ये 10 टाइम और ये जो दीज कंप्यूटर आर, जो ये कंप्यूटर थे साइज में भी छोटे थे। आगे देखते हैं, इसमें जो प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ होने लगा, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होने लगी जैसे असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद इसमें ही अर्लियर हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होने लगी जैसे फोर्टन, कोबोल, ETC, ठीक है, आपको याद रखना है। एल्गोल इसमें यूज़ होने लगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये फास्टर भी थे एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मेमोरी कैपेसिटी की बात करूँ तो 128 KB थी इसकी। मेमोरी कैपेसिटी कितनी थी इसकी, 128 KB थी एज़ कम्पेयर टू जो 128 KB थी। ये कमर्शियल यूज़ होने लगे।
जैसे PDP-8 है, IBM 1401, IBM 7094, CDC 3600 इसमें क्या यूज़ होने लगे कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। यूनिवैक 1108 इसमें जो है इसके एग्जाम्पल है कंप्यूटर के, ये भी आपको याद रखना है। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें, ठीक है, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फिर से आपको बता रहा हूँ कि आप हमें हमारे चैनल को डेली से क्विज़ लगा सकते हैं हमारे इस पे जाके वेबसाइट पे, और हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। टोटल 50 या 40% होंगे, उससे ऊपर हम को नोट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। एक बैच बनेगा, उसमें 40 से 50 स्टूडेंट ही होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का यूज़ कब से कब तक हुआ। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का यूज़ होने लगा 1964 से लेके 1975 के बीच में, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। और ये 1964 से 1971 के बीच में यूज़ होने लगा। 1964 से 1975, कहीं पे आपको 1964 से लेके 1971 भी मिलेगा। तो लगभग हर बुक में अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होने लगा, जिसे हम आईसीस कहते हैं, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। कुछ इस तरह से इंटीग्रेटेड सर्किट जो आपको वीडियो में दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता था, एक चिप लगी होती थी, ठीक है, और इसमें मल्टीपल सर्किट क्या किए होते थे, फैब्रिकेट किए होते थे, ठीक है। एक सिंगल चिप में जब मल्टीपल सर्किट क्या लगाए जाते हैं, फैब्रिकेट किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। अब क्या है इंटीग्रेटेड सर्किट, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। एक इंटीग्रेटेड सर्किट हजारों ट्रांजिस्टर की जगह यूज़ किया गया, तथा इसके कारण जो इसका साइज़ था बहुत कम हो गया, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हो, जो इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होने लगा, जो प्रीवियस था सेकेंड जनरेशन में, उसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लगा। जब इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ तो इसका जो साइज़ था बहुत कम हो गया। प्रोसेसिंग स्पीड होगी 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, जो बहुत भी बढ़िया है। मेमोरी कैपेसिटी भी इसकी बढ़ गई, 1 MB तक ये आने लग पड़े। मार्केट में नहीं मिलते थे, बहुत कम मिलते थे, कई लोगों के पास होते थे, ठीक है। मिनी कंप्यूटर भी आ गए इसमें, जैसे बिकॉज मल्टीपल यूज़र वर्क एट द सेम टाइम, मिनी कंप्यूटर भी आपको इसमें देखने को मिलने लगे। स्टोरेज कैपेसिटी के लिए इसमें मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ होने लगा, याद रखना मैग्नेटिक डिस्क का। इसमें और इसमें मॉनिटर एंड कीबोर्ड भी यूज़ होने लगे, ठीक है। मॉनिटर जो आप अलग स्क्रीन देखती है मॉनिटर, ठीक है, और कीबोर्ड का भी यूज़ होने लगा इसमें। पहले जो फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर में की बात करें तो उसमें पता हूँ क्या यूज़ होता था, इनपुट और के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप्स का यूज़ होता था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। जो ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, उसमें पंच कार्ड और पेपर टेप्स का यूज़ होता था इनपुट के लिए। बट अब इसमें कीबोर्ड ही आ गया थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, ये भी एक बहुत अच्छी बात थी, जिसके कारण स्पीड भी इंक्रीज़ हुई, इसका साइज़ भी कम हुआ, ठीक है, और हार्डवेयर फेलियर होने का चांस भी बहुत कम हो गया, और एरर भी इसमें जब प्रोग्रामिंग करते थे वो भी बहुत काम आने लगे। बट इसमें एयर कंडीशन इसमें भी ज़रूरत पड़ती थी, जैसे फर्स्ट सेकंड जनरेशन में ज़रूरत पड़ी, इसमें थर्ड जनरेशन में भी एयर कंडीशन की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस करते थे। जो दीज कंप्यूटर फास्टर एज कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और कीबोर्ड एंड मोनीटर वर यूज्ड एज इनपुट एंड आउटपुट। कीबोर्ड एंड मोनीटर का यूज़ होने लगा इनपुट और आउटपुट के लिए। हाई लेवल लैंग्वेज C++ का इसके में यूज़ होने लगा। पास्कल और बेसिस का भी इसमें यूज़ होने लगा, ठीक है। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करूँ तो इसमें 1975 से लेकर प्रेजेंट तक आज भी यूज़ इसमें होता है, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। और इसमें जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में LIC लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का यूज़ होने लगा, ठीक है। और कंप्यूटर जो किसके लिए, कंप्यूटर के कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए यूज़ होने लगा। इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया जाने लगा, ये भी आपको पता होगा, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होने लगा, ये भी डिस्कस करते हैं आगे चल के। अभी पहले पूरा पढ़ लेते हैं। जो LIC थे, सर्किट बिल्ट ऑन ए सिंगल चिप कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। LIC का पहले इसमें LIC का यूज़ होने लगा,
LIC सर्किट होते हैं जो बिल्ट ऑन ए सिंगल चिप पे वर्क करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर आजकल आप मेमोरी कार्ड देख रहे होंगे, वो इस पे ही वर्क करते हैं। छोटी छोटी चिप्स आ जाती हैं, ठीक है। इस तरह से होते थे कि छोटी सी चिप होती थी, इसमें छोटे छोटे चिप्स लगी होती थी, इस तरह से होती थी कुछ 4th जनरेशन में। इंटेल की आप देखते होंगे छोटी छोटी चिप्स आजकल मिलती है मेमोरी के लिए। तो ये बहुत ही पहले लार्ज होती थी, वो साइज़ भी छोटा हो गया इनका, ठीक है। बहुत ही मिनी हो गए, जो आजकल आप मेमोरी कार्ड भी देखते होंगे कितना मिनी है, इन पर ही वर्क करता है। दिस माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म अर्थमेटिकल लॉजिकल कंट्रोल ऑपरेशन। ये सभी तरह के इसी चिप पर कई तरह के ऑपरेशन करने लगा, अर्थमेटिकल ऑपरेशन करने लगा, लॉजिकल ऑपरेशन करने लगा, कई तरह के फंक्शन इसमें आ गए, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर के इसका रूप है, माइक्रो कंप्यूटर इसका एक अच्छा एग्जांपल है। मेमोरी कैपेसिटी, इसमें मैग्नेटिक कोर मेमोरी यूज़ की जाने लगी, LIC एंड VLIC का यूज़ होने लगा, ठीक है। हाई कैपेसिटी थी, जिसके कारण लेटर फिर इसमें थोड़े सालों के बाद इसी में कुछ चेंजेस किए, फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया जाने लगा, रिप्लेस करके LIC को, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें यूज़ की जाने लगी, हाई लेवल लैंग्वेज C++ और जावा का यूज़ किया जाने लगा। VLIC एग्जाम्पल है इसके लैपटॉप और PC, ठीक है। VLIC मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के जो एग्जांपल है जो आजकल यूज़ होते हैं, जैसे लैपटॉप और PC का आजकल हम यूज़ करते हैं। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब है, ठीक है दोस्तों, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हो गया, एक रोबोटिक टाइप, ठीक है, जिसमें हम वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का भी यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर में आजकल वर्क करते हैं, ठीक है। फास्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हम रोबोटिक मतलब कि एक मानव की जगह हम किसका यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का, रोबोटिक का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट में हम ये जनरेशन 5th जनरेशन से आगे कोई जनरेशन नहीं बढ़ी है, इस पे ही काम हो रहा है। प्रेजेंट और एंड बियॉन्ड आगे भी इस पर ही वर्क हो रहा है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर स्टिल इन डेवलपमेंट। आजकल देख रहे होंगे जो भी वर्क हो रहा है, मिसाइल बन रही है, ठीक है, अलग अलग जो आजकल मिसाइल कल परसों लॉन्च हुई है जो की है, ठीक है। तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही है। हर चीज़ जो ड्रोन देख रहे हैं वो AI पर ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही है, और ये अभी भी डेवलपमेंट पर ही है। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन एक अच्छा एग्जांपल है हमारे लिए, ठीक है। कंप्यूटर में जो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का मतलब है जो भी आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वॉइस के थ्रू, कंप्यूटर उसका सही रिस्पॉन्ड करें। कंप्यूटर में एप्लीकेशन यूज़ होती है, इस पर ही अभी भी काम चल रहा है। जैसे आप गूगल पे ऐसे वॉइस रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, हेलो गूगल मुझे ये चीज़ बता दी है, व्हाट इज़ कंप्यूटर क्या है, तो गूगल आपको बताता है क्या, वो आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज कर लेता है, ठीक है। इसी पे आज भी काम हो रहा है। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की और प्रोग्रामर की, इस पर काम कर रहे हैं कि कंप्यूटर भी ह्यूमन की तरह बिहेव करे और अपना डिसीजन खुद ले सके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें हायर लेवल लैंग्वेज यूज़ होने लगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स इसका एक अच्छा एग्जांपल भी है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सिस्टम का इसमें यूज़ होने लगा मेमोरी कैपेसिटी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके साथ डिस्कस किए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आप हमें से व्हाट्सएप कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल।